नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे। आज तारीख है 6 मार्च 2025 और नीट एग्ज़ाम आपका मई में है। आज से 2 महीने आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। इन 2 महीनों में कुछ रिवीजन हमें करना है केमिस्ट्री में, और वो रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, रिवीजन हम इस तरह से करेंगे कि पहले मैं शुरू कर रहा हूँ 2024 का पेपर, और 2024 के पेपर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। कैसे? पहले जो क्लास 11th के क्वेश्चंस आए हैं नीट में वो, और फिर जो क्लास 12th के क्वेश्चंस आए हैं वो, फिर इसी तरह से पीछे आएंगे 2023 के क्वेश्चन करेंगे 11th वाले और फिर 12th वाले। 11 12 से मतलब है जो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी हैं उनसे जो पूछे गए हैं, और फिर जो क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी उनसे पूछे गए। और इस तरह से अभी आपका 2025 का एग्जाम आपको ये देना है, और हम पीछे 10 साल के क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, यानी कि 2015 से। ठीक है, तो 2024 से शुरू कर रहे हैं और ऐसे पीछे जाएंगे 2015 तक, जिसको हम 2 पार्ट में करेंगे, 11th अलग और 12th अलग। ठीक, तो आज का जो हमारा पार्ट है इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, केवल पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। ध्यान से देखना, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस आएंगे भी 2025 में वो बहुत हद तक PYQ के इर्द गिर्द ही घूमते हुए आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो 2024 में जो क्लास 11th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे, उनकी ट्रिक्स, उनके कॉन्सेप्ट, उनके फॉर्मूले जो भी हैं वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का था और पूछा गया था। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। बच्चों, जब नंबर ऑफ एटम पूछे गए हैं, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम होता क्या है? हीलियम होता है He। तो आपको नंबर ऑफ एटम के लिए 2 बातें याद रखनी है। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, और एक याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स मास इन U, और AMU ये होता है एटॉमिक मास यूनिट अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, अब मोल पता करने के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मोल पता कर सकते हैं मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास से, या वॉल्यूम इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 से। इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये सब पहले से क्यों लिख लिया? क्योंकि अगर मैं ये साथ साथ लिखता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो बनाने से पहले 2 ढाई 3 घंटे मेहनत करी है। पहले सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, उनकी PDF बनाई, फिर उनका कलर चेंज किया, वाइट बैकग्राउंड से ब्लैक किया ताकि आपको देखने में सही लगे। ठीक है, और पहले से ही पूरा लिख लिया। तो ये मैं काम पहले ऑलरेडी कर चुका हूं। आप लोग फटाफट चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझते हुए भी चलना है। देखो बच्चों, अब पहला ऑप्शन है 4 मोल ऑफ हीलियम। आपको 4 मोल ऑफ हीलियम में पता करने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें एटम पता करने हैं, तो यहां पर तो सीधे सीधे 4 मोल दिया हुआ है। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? इसमें नंबर ऑफ एटम फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। मोल कितने दिए हैं? 4, तो हो गया 4 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? हीलियम कैसे लिखा जाता है? He। तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यही 1 इसकी है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब उसमें एटम का नंबर, तो इंटू 1। तो ये 4 इंटू Na इंटू 1, ये कैलकुलेट करने पे आया 4 Na है एवोगैड्रो नंबर। अब आपको सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया 4 Na। सेकंड ऑप्शन में पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितना, और ये 4 Na का मतलब समझ रहे हो? Na का मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, 4U हीलियम, इसमें जरा पता करते हैं नंबर ऑफ एटम। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मास इन एटॉमिक मास इन U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये 4 जो लिखा हुआ था अपॉन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? हीलियम लिखा जाता है 2He4, तो ये ऊपर वाला नंबर यानी कि 4, तो 4 अपॉन 4 ये आ गया 1। इसमें केवल आया 1 एटम, इसमें आए 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब पता करते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम में।
तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में पता करना है नंबर ऑफ एटम, तो इसमें जरा पता करते हैं। फॉर्मूला लगेगा मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। अब इसमें ग्राम है तो मोल की जगह पे लिख देंगे मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। मास इन ग्राम कितना दिया है 4 अपॉन एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी 1। ये सॉल्व करने पे आया 1 Na, यानी कि 1 में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई करना, तो वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ही बना रहेगा। अब जरा इसमें पता करते हैं 2.27109 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। इसमें नंबर ऑफ एटम फिर से यही तरीका लगेगा, मोल इंटू एन इंटू एटोमिसिटी। अब मोल तो दिए नहीं, लीटर दिया, तो लीटर वाला फॉर्मूला, मोल की जगह पे लीटर वाला लिख लेंगे। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर दिया है 2.27 अपॉन 22.4। मैंने केवल 2.27 लिख लिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं थी। अपॉन 22.4 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में ये आंसर आ जाएगा 0.1 इंटू Na। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, 0.1 Na, ये है 1 Na, ये है 4 Na और ये है केवल 1। तो सबसे बड़ा नंबर 4 Na है, क्योंकि ये तो हो गया 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसलिए आंसर है इसका पहला। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये और ये दो बातें आपको ध्यान रखनी थी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी मूल कॉन्सेप्ट से ही आया था। अ कंपाउंड, ये 2024 के क्वेश्चन हैं और 2024 के कौन से, जो क्लास 11th के सिलेबस से पूछे गए थे। और क्लास 11th के सिलेबस से टोटल 23 क्वेश्चंस थे, 23। तो वो सारे 23 क्वेश्चन अभी आने जा रहे हैं आपके सामने। A compound X contain 32% A, 20% B and remaining percentage of C, then the empirical formula of X is। देखो बच्चे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एक चार्ट इस तरह से बनाया जाता है, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास और फिर लिखा जाता है सिंपलेस्ट रेशियो। हमने क्या किया, ABC तीनों लिखे, परसेंटेज इनका लिखा, इनके एटॉमिक मास लिखे, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास कर दिया तो 32 अपॉन 64 हो गया, ये 20 अपॉन 40 हो गया, ये 48 अपॉन 32 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये नंबर आ गए। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है, इन तीनों में जो नंबर सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो उसी से डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर कौन है, 0.5 है, तो 0.5 से ही इसको भी डिवाइड कर दिया तो आया 1, इसको भी डिवाइड किया तो आया 1 और इसको भी 0.5 से डिवाइड किया तो आया 3। इन तीनों में जो नंबर सबसे छोटा है उसी से आपको डिवाइड करना है। तो ये आ गया 1 1 3। इसका मतलब जो A है, A का नंबर आया 1, जो B है, B का भी नंबर आया 1 और जो C है, C का नंबर आया 3, यानी कि A1 B1 C3 और A1 B1 C3 का मतलब ये हो गया AB C3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से चार्ट बनाना और इस चार्ट की मदद से सॉल्व करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों देखो, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, 1 ग्राम, और ये सेक्शन बी में था। इस साल तो सेक्शन बी है ही नहीं, केवल सेक्शन ए ही आएगा। 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 MsCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to। ठीक है, पता करते हैं। देखो बच्चों, पहले तो आप इस पे जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला गया है 25 ml of 0.75 MsCl। तो पहले तो हमें यह पता करना कि HCl का मास कितना है। अगर वॉल्यूम एंड मोलैरिटी इस तरह से दी हो, आपको मास पता करना हो, आप ये तरीका लगाना, मास ऑफ HCl रिएक्टेड इक्वल्स, HCl की जगह जो भी होता यही तरीका लगाते, mv अपॉन 1000 इंटू मोलर मास, mv अपॉन 1000 इंटू मोलर मास। तो देखो m क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी थी 0.75 लिख दी। v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 25 लिख दिया, अपॉन 1000 इंटू मोलर मास। HCl का मोलर मास होता है 36.5। ये कैसे आया, HCl हाइड्रोजन होता है 1 प्लस क्लोरीन होता है 35.5, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 36.5।
5। ठीक, तो ये कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमने क्या किया, एक रिएक्शन लिख ली NaOH प्लस HCl और ये बन गया NaCl प्लस H2O, क्योंकि रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो रही थी ट्रीटेड विद HCl। अब बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल NaOH 1 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है। 1 मोल का मतलब हो गया 40 ग्राम। कैसे आया, सोडियम होता है 23 जो इसका एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया 40, और HCl H होता है 1, Cl होता है 35.5, तो आ गया 36.5। सिंपल सा तरीका लगा लिया, सिंस 36.5 ये 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद 40 ग्राम NaOH, इसलिए हमारा ये कैलकुलेट करने पे कितना आया था 0.684। तो 0.684 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा वो हमें इसमें पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये इतने ने तो रिएक्शन करी है, तो अनरिएक्टेड NaOH क्या हो जाएगा। शुरू में हमने लिया था 1 ग्राम लिया था, इतने ने रिएक्शन कर ली, तो बचा कितना 1 माइनस 0.75 और सॉल्व करने पे आ गया 0.25 ग्राम, और यही हो गया 250 मिलीग्राम। तो इस क्वेश्चन का भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं इससे आगे, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से आया था, और ये क्वेश्चन था द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट n equals 1 फॉर He plus ion is -x joule, then that for an electron in n equals 2 state for Be plus 3 ion in joule is। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि दो लोगों की एनर्जी कंपेयर करनी हो, तो आप ये तरीका लगाना, En स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर ऑफ जो भी पहला लिखा हो एक, जैसे इसमें He प्लस था तो लिख दिया He प्लस, और यही इक्वल्स लिख देना En स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए दूसरा कौन था, Be प्लस 3। तो ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है। E होती है एनर्जी, जरा देखते हैं He प्लस के लिए E कितनी थी, He प्लस के लिए E ये थी -x, तो हमने E की जगह लिख दिया -x। N He प्लस के लिए N की वैल्यू बताई गई थी 1, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन Z होता है एटॉमिक नंबर, He का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो Z की जगह लिख दिया 2 इक्वल्स E। ये क्वेश्चन में पूछी गई है, Be प्लस 3 की एनर्जी पूछी गई, तो लिख दिया E। N इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 2, तो N की जगह भी लिख दिया 2 अपॉन Z होता है एटॉमिक नंबर Be का एटॉमिक नंबर होता है 4। कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने पे आंसर आ गया वही -x, इसलिए आंसर हो गया पहला। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप ये तरीका लगाना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था, क्वांटम नंबर दिए थे और पूछा गया था इनसे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और समझ के उनको याद करना। देखो ये लिखा है ml का मतलब क्या है, ml का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इनको याद कर लेना भाई, बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ml का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ms का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये शेप के बारे में बताता है, और n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये साइज के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस तरह से जिस ऑप्शन में मैचिंग थी वही हो जाएगा आंसर। तो ये चारों क्वांटम नंबर आपको भली भांति आनी चाहिए, इनकी वैल्यूज निकालना भी आना चाहिए आपको, और इनसे हमें क्या पता चलता है ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो मेन इतना ऑर्डर है जिसको आप अगर अच्छे से ध्यान रखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन इतने से ही सॉल्व हो जाते हैं। और इतना सीक्वेंस आप ऐसे याद कर सकते हैं, FONCl को मिला के बोल देंगे फोंकल, और BRICS को मिला के बोल देंगे ब्रिक्स। फोंकल ब्रिक्स। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है F की, उससे कम O की, उससे कम N की।
अगर शुरू के यही 3 याद हैं तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। देखो सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि f से कम n और उससे कम o लिखा है, जबकि f से कम o की होती है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो क्यों नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन में f से ज्यादा n, o से ज्यादा f और उससे ज्यादा n लिखा है, ये गलत हो गया क्योंकि f तो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि f की सबसे कम लिखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि f की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आंसर हुआ पहला। आप बस इतना सीक्वेंस याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इनमें, फटाफट फटाफट करना, क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन 2015 से करवाने हैं, 2015 से 2024 तक। 11th वाला पार्ट अलग और 12th वाला पार्ट अलग। ठीक, टाइम बचाने के लिए मैं पहले से ही लिख के रखूंगा ताकि लिखते टाइम यहां पे मुझे भी टाइम ना लगे और आप भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकें। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बच्चे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ये आपको याद रखना है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, लेकिन दो जगह पर एक्सेप्शन आता है। दो जगह पे एक्सेप्शन आता है, एक बेरिलियम इसकी बोरोन से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अगर ग्रुप वाइज बात करें तो जो ग्रुप 2 होता है उसकी ग्रुप 13 से ज्यादा होती है, ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। ये आता है सीक्वेंस। अब इसी को जब आप सिस्टमेटिक अरेंज करोगे तो देखो सिस्टमेटिक अरेंज करने पर कैसे सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस बना Li से ज्यादा हो जाएगा B, उससे ज्यादा हो जाएगा BE, ये देखो BE यहां पे आ गया, उससे ज्यादा हो जाएगा C से ज्यादा हो जाएगा O से ज्यादा हो जाएगा N यहां पे आ गया, उससे ज्यादा F और सबसे ज्यादा हो जाएगा Ne। इस तरह से सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ था, इसलिए इसका आंसर हुआ सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक्स का था, थर्मोडायनेमिक्स भी क्लास 11th में है। थर्मोडायनेमिक्स से था, 4 प्रोसेस दी थी और पूछा था इनका मतलब क्या होता है, तो बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला था आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर एंड एडियाबेटिक का मतलब होता है नो हीट चेंज। तो ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से याद करना। आइसोथर्मल मींस कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक मींस कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक मींस कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबेटिक मींस नो हीट एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से ही आया था। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere is given R equals 2.0 calorie per Kelvin mole inverse। देखो बच्चों, यहां पर 2 प्रेशर दिए हुए थे, कौन कौन से प्रेशर दिए हुए थे, प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। जब 2 प्रेशर दिए हों और वर्क डन इस तरह से पूछा जाए, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला है W इक्वल्स -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो 2.303 इंटू n होता है मोल ऑफ गैस। जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल, इसका मतलब n इक्वल्स 1 हो गया, तो n की जगह पे 1 रखा। r की वैल्यू 2 क्वेश्चन में गिवन है। t टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया था 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 25 इंटू 273, तो ये आ गया 298 केल्विन। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा 298 केल्विन। ठीक है, ये हो गया nRT और log P1 अपॉन P2। P1 पहला जो प्रेशर दिया था वो दिया था 20 और P2 दूसरा दिया था 10। बस
सारी वैल्यूज रख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -413.14 कैलोरी। सेकेंड ऑप्शन में दिया था, यही हो गया आंसर। बच्चों अगर यहां पर प्रेशर की जगह पर वॉल्यूम दिए होते क्वेश्चन में, प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम, तो फॉर्मूला ऐसे ही होता। वॉल्यूम के केस में ये उल्टा हो जाता। कैसे? वॉल्यूम के केस में हो जाता यहां पे log V2 अपॉन V1, ऊपर हो जाता V2 और नीचे हो जाता V1। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये भी क्वेश्चन 2024 में थर्मोडायनेमिक्स से आया था। इसी बहाने आपको ये भी पता चल रहा ना किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मैंने बहुत चैप्टर वाइज सिलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस में दो मेन बातें आप याद रखो। सॉलिड से ज्यादा होती है लिक्विड की और उससे ज्यादा होती है गैस की एंट्रोपी। सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, उससे ज्यादा गैस। और अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है, तब भी आप बोलोगे कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ओके, जरा चेक करते हैं ये दोनों कंडीशन कहां कहां पे लग रही हैं। देखो बच्चों, पहला था अ लिक्विड एवेपोरेट्स टू वेपर। लिक्विड से वेपर बना, और लिक्विड से वेपर बना मतलब लिक्विड से गैस बना। इट मींस ये बात बिल्कुल सही है, इसमें जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी। अगला है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड। बच्चों टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर कम किया, तो एक कॉमन सेंस की बात है। टेम्परेचर कम किया इसका मतलब गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है, और जब गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो क्योंकि टेम्परेचर बोला गया था लोअर्ड। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, पहला वाला था। अब जरा इधर देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में देखो ये सॉलिड लिखा है और प्रोडक्ट साइड में ये गैस और गैस है। रिएक्टेंट साइड में गैस का नंबर है 0, जबकि प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल हैं 2, एक ये और एक ये। और अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो इधर गैसियस मोल है 0, इधर गैसियस मोल है एक ये और एक ये 2, तो ये भी एक सही लिखा हुआ था। अगला देखते हैं, Cl2 से बन रहा था 2Cl। देखो ये गैस है, ये भी गैस है, तो यहां पर इसका केवल एक मोल है, शुरू में 1 है, और यहां पे शुरू में 2 लिखा, मतलब यहां पर इसके 2 मोल हैं। और अगर गैसियस मोल बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, तो आपको बताना है कि एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो ये भी इसमें हो गया। ए, सी एंड डी सही हैं, और ए, सी, डी थर्ड ऑप्शन में लिखा था, यही हो गया आंसर। बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर से आया था 2024 में। सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने वीडियो थोड़ा बढ़ा के देखा है, शुरू में जो मैंने बोला था वो सुना नहीं, तो ध्यान से सुन लो। ये सारे क्वेश्चंस नीट 2024 के हैं, पिछले साल के, और ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में जितना सिलेबस आपका है उसमें से जो क्वेश्चंस आए थे पहले वो करवा रहा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। देखो बच्चों, केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन होता है केपी इक्वल्स केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट को मैंने एनपी से रिप्रेजेंट कर दिया, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट को एनआर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है अगर हम उसको समराइज करके लिखें तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिए। अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, एनपी का मतलब गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हैं, तो केपी इक्वल्स केसी होता है। अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है, तो केपी इज मोर देन केसी होता है। और अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो केपी लेस देन केसी होता है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर है रिएक्टेंट के, तो केपी बराबर है केसी के। अगर एनपी ज्यादा है तो केपी भी ज्यादा है, अगर एनपी कम है तो केपी भी कम है। ठीक, जरा चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखो बच्चों, पहले ऑप्शन में इधर गैसियस मोल कितना है, इधर है 1,
और इधर ये भी गैस, तो एक और एक दो, इधर हैं दो, यानी कि प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है गैसियस मोल, तो पहले वाले में Kp इज मोर देन Kc होगा। जरा दूसरे वाले में यही तो पूछा है, इनमें से किसमें Kp एंड Kc इक्वल नहीं है, तो पहले वाले में इक्वल नहीं है। जरा दूसरे में देखते हैं, इधर देखते हैं गैसियस मोल कितने हैं, एक ये और एक ये, टोटल हो गए दो। इधर ये दो ही हैं, दो और ये भी दो, ये भी दो। अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इक्वल है तो Kp इक्वल्स Kc, तो जो सेकेंड वाला है इसमें तो Kp इक्वल्स Kc हो जाएगा। जरा थर्ड वाले में देखते हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, गैसियस मोल है दो, और इधर ये भी गैस, टोटल गैसियस मोल है दो, ये भी दो, ये भी दो। जब दोनों तरफ बराबर बराबर गैसियस मोल है तो Kp इक्वल्स Kc। और अगला देखते हैं, इधर गैसियस मोल कितने हैं, दो, और इधर देखो एक ये और एक ये, दो, तो दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, तो यहां पर भी बच्चों आएगा Kp इक्वल्स Kc। बाकी सब में तो Kp इक्वल्स Kc था, फर्स्ट में Kp ग्रेटर देन Kc है, और यही पूछा था Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल इन, तो नॉट इक्वल पहले ऑप्शन में है। ये हो गया आंसर। इक्विलिब्रियम चैप्टर से ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है फॉर द, ये भी इक्विलिब्रियम का ही है, फॉर द रिएक्शन 2a से बना b प्लस सी, Kc दिया था 4 इंटू 10 की पावर -3 एट ए गिवन टेम्परेचर, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज concentration of A, B and C इक्वल हैं 2 इंटू 10 की पावर -3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बच्चे, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको क्या करना है, जो भी रिएक्शन दी थी, ये दिया था क्वेश्चन में 2A से बना था B प्लस सी, ये ऐसे लिख लिया, और Q निकाला। Q क्या है, Q को बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट ये हमने लिख लिया एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ C अपॉन एक्टिव मास ऑफ A की पावर 2। शुरू में जो नंबर होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। B, C, A इन तीनों का ही जो एक्टिव मास क्या है, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तीनों का ही दिया था 2 इंटू 10 की पावर -3, तो B, C, A तीनों का ही दिया था 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3। इसको कैलकुलेट किया तो Q की वैल्यू आ गई 1। Q इक्वल्स आया यहां पर 1। अब जरा चेक करते हैं, क्वेश्चन में Kc की वैल्यू दी हुई थी, क्वेश्चन में Kc दिया था 4 इंटू 10 की पावर -3, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब 0.004, ऐसे आप इसको लिख सकते थे। ठीक, एक ही बात है, 0.004। Q की वैल्यू आई 1, और यहां पर Kc की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 0.004। अब आपको यहां पर ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर K एंड Q इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम है। अगर K मोर देन Q है, इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या आप बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी। ठीक, और अगर K जो है वो लेस देन Q है, K इज लेस देन Q, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। आप बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान दो, K था 0.004, जबकि Q है 1, तो K इज स्मॉलर, Q इज ग्रेटर, तो यहां पर कंडीशन ये वाली बन रही है, K जो है, K की वैल्यू देखो कम है, Q की वैल्यू ज्यादा है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो थर्ड ऑप्शन में लिखा था रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से करे जाते हैं, जो वैल्यू दी है उससे पहले Q निकालो और फिर इस Q की वैल्यू को क्वेश्चन में जो K की वैल्यू दी है उससे कंपेयर करो, और इसमें ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों, ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, इसमें काफी टाइम भी लगता है। ठीक है, तो मैंने ये क्लास में करवाया भी है, तो आप अपनी कॉपी में देखना, आपकी कॉपी में इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है। फिर भी अगर किसी की क्लास मिस हुई हो, कॉपी में नोट ना हो, तो आप ऑफलाइन क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। आंसर इसका 4th ऑप्शन था।
इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, पूछ रहे हैं कौन सी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ध्यान देते हैं जरा, जैसे अगर हम फोर्थ ऑप्शन ही पहले तो अच्छा रिडॉक्स का मतलब समझो क्या है। रिडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, उसको बोलते हैं रिडॉक्स। लेकिन यहां पूछा है नॉट ए रिडॉक्स। जरा इसमें देखो, यहां Ba का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Cl -1, Na+1, SO4 -2, Ba +2, SO4 -2, Na+1, Cl -1। चेक करो, Ba +2 से +2 ही रहा, इसका मतलब ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। Cl -1 से -1 ही रहा, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन। Na+1 से Na+ ही रहा, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन। SO4 -2 से SO4 -2 ही रहा, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन। तो जब ना ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन हो, इसका मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बाकी सब में आप कैलकुलेट करके देख लो, जैसे इसी में पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़े थोड़े से ही आंसर आ जाएगा। जरा देखते हैं, जो पहला वाला है यहां पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहां पे हो रहा है +2। ठीक, आगे और चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऑक्सीडेशन तो दिख ही गया। ठीक, या यहां पे देखो Cu है +2 और यहां पे Cu हो रहा है 0, तो देखो ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मींस रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में था क्लास 11th से, वो था मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बच्चों आसान सा क्वेश्चन था। इथेन, इथेन में होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, एथीन, एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद कार्बन मॉलिक्यूल C2, और उसके बाद था इथाइन, इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है C2, ये आपको ध्यान रखना होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड ही होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनमें कौन ऐसा है जिसमें केवल पाई बॉन्ड होते हैं, तो C2 उसमें आंसर होता है। अब देखो इन्हीं 3 से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इथेन, इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में पूछा है नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है 1 सिग्मा, तो इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा। अगर हम यहां पर देखें डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इथीन में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड है। और उसके बाद अगर इथाइन में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है एंड 2 पाई होते हैं। तो यहां पे इसमें हो जाएगा इथाइन में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। बाकी कार्बन मॉलिक्यूल जो C2 है इसमें होते हैं 2 पाई बॉन्ड। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली पाई बॉन्ड, तो आंसर उसमें हम लगाते हैं C2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्लास 11th से जो आया था नीट 24 में, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। देखो बच्चों, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछा है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है टर्शरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। जरा यहां पे देखते हैं, प्लस जहां पे लगा ये कार्बन दो तरफ कार्बन की चेन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कैसा बन रहा है, सेकेंडरी। इसमें जहां पर प्लस है ये दो तरफ कार्बन की चेन से अटैच है, तो ये भी कैसा है, सेकेंडरी। इसमें देखो जहां पे प्लस है वो केवल एक तरफ कार्बन की चेन से लगा, तो ये कैसा है, प्राइमरी। ठीक, और लास्ट वाला देखो जहां पे प्लस लगा है ये कितनी तरफ कार्बन की चेन से लगा है, 1 2 और 3, तो ये कैसा है, टर्शरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शरी। इसलिए आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इतना ऑर्डर अगर आपको ध्यान था और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानना आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11 से जो बना था, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। अरे बच्चों, अगर कोई सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन।
ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी क्लास 11 से था, ये सारे क्लास 11th एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं नीट 24 के। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर इन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। बच्चों ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया है कैसे करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस करने के लिए बताया था, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला तरीका लगाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। ये तो पहला तरीका लगाते हैं। और दूसरा तरीका लगाते हैं, अगर कार्बन का नंबर इक्वल होता है उस कंडीशन में, अगर कार्बन का नंबर इक्वल है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जितनी लंबी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब ये 3 दिए थे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अगर हम इनको बना लें, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, मैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह तो उतनी है, इसको साफ करके यहां पे बना रहा हूं। एक था एन पेंटेन, एन पेंटेन का मतलब CH3 CH2 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 CH3, इसका सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये हो गया आइसोपेंटेन। और उससे कम बोला गया नियोपेंटेन, तो सबसे कम इनमें हो गया CH3C CH3 CH3 एंड CH3। बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखो तीनों में कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 है। तो जब कार्बन का नंबर इक्वल होता है तो मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन। मेरा स्ट्रेट चेन में कार्बन का नंबर गिनो, इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 3। तो जिसमें स्ट्रेट चेन में कार्बन का नंबर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सही बात है। दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर contact due to which the intermolecular force between spherical molecules are weak, thereby lowering in boiling point। स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू लिखा हुआ है, इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये जो बच्चों स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है इसको आसान भाषा में समझो। आसान भाषा में ये कहा गया है कि जब मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कमजोर हो जाता है। अच्छा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते क्या है? ये वॉन डर वाल फोर्स होता है, ठीक है, वॉन डर वाल फोर्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ कंपाउंड with a molecular formula 6,6C6H14 has 2 tertiary carbon। इसमें यह बोला गया कि 2 टर्शरी कार्बन किसमें मौजूद हैं और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ये आईयूपीएसी नेम कुछ दिए हुए थे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाएं तो एन हेक्सेन ऐसे बनेगा, 2 मिथाइल पेंटेन ऐसे बनेगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ऐसे बनेगा एंड 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन ऐसे बनेगा। अब पहले हमने इनके स्ट्रक्चर बना लिए, अब इसमें हमें चेक करना है कि 2 टर्शरी कार्बन किसमें है। जरा चेक करते हैं। पहले वाले में देखो ये कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी और ये प्राइमरी। इसमें तो कोई टर्शरी है ही नहीं, जबकि पूछा गया 2 टर्शरी। इसमें देखते हैं, ये है प्राइमरी, ये है टर्शरी, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया प्राइमरी। तो इसमें टर्शरी केवल एक है। अब जरा इस पे ध्यान दो, ये कैसा है, प्राइमरी, ये टर्शरी, ये भी टर्शरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। 2 टर्शरी पूछे थे, तो एक ये और एक ये, 2 इसी में है, इसलिए आंसर था थर्ड ऑप्शन। और लास्ट वाला, इसमें ये कैसा है, प्राइमरी, 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 प्राइमरी और ये था 4 डिग्री यानी कि क्वार्टरनरी। इसमें कोई भी टर्शरी कार्बन नहीं है, इसलिए आंसर था थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन रिएक्शन और इसमें पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो KMnO4 और H प्लस लिखा है, इसका मतलब ये एसिडिक KMnO4 की बात हो रही है। तो एसिडिक KMnO4, इसमें आपको छोटी सी एक ट्रिक ध्यान रखनी होती है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C है और KMnO4 एसिडिक कंडीशन में लिया गया है, ठीक, आपको क्या करना है? आपको सिंपली जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ देना है और दोनों तरफ OO लगा देना है। क्या मैंने बोला? डबल बॉन्ड को तोड़ के OO लगा दिया और इस तरह से क्या होगा? या तो बनेगा एल्डिहाइड और या फिर बनेगा कीटोन। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? जो एल्डिहाइड बन गया है, ध्यान रखना, इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देना है एसिड में, लेकिन जो कीटोन है वो कीटोन ही बना रहेगा, कीटोन एज इट इज रहेगा, यानी कि ये कीटोन ही बना रहेगा। इतनी बात बस ध्यान रखनी है। अब जरा चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कंपाउंड दिया है, तो इसको हमने क्या किया? इसको हमने तोड़ दिया और जब इसको तोड़ा तो एक O यहां पे लगाया, एक O यहां पे लगाया। तो ध्यान दो, ये क्या बन गया? ये बन गया CHO, बॉन्ड टूट गया, और इधर भी बन गया CHO, यानी कि इधर से भी बना, ये बन गया CHO प्लस इधर से भी बना CHO, यहां पर भी लग गया CHO। और मैंने बोला था कि अगर एल्डिहाइड बने तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना, तो जो CHO है इससे आपको एसिड बना देना है, तो ये हो गया COOH और इससे भी बन जाएगा यही COOH। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में लिखा था। अरे दोनों में सेम ही बन रहा है, तो दो मॉलिक्यूल इसी के बन गए, तो आंसर हो गया इसलिए सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास 11th से आया था वो ये था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ये केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया था बच्चों। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपकी कॉपी में ये साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये केमिकल बॉन्डिंग का है, मैचिंग टाइप का था। NH3 BRF 5HCF4SF6 और इनके शेप पूछे गए थे। तो इसकी तो मैंने एक बहुत शानदार आपको ट्रिक बताई हुई है, सबकी कॉपी में लिखी हुई है। ठीक है, तो वही पारुल वाली ट्रिक, तो उस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। अरे यार, पारुल ने सीटी बजाई थी, तो बस पारुल ने जो सीटी बजाई थी ना, उसी से इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। गलत बात है बच्चों, ओजोन के 3 नहीं, ओजोन के बनते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि जो BF3 होता है बच्चों, BF3 इसका डाइपोल मोमेंट होता है 0। नेक्स्ट था डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, ये भी गलत है। आपकी कॉपी में ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करवाया है, जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू NF3। इसका रीजन लिखवाया था कि इसमें बॉन्ड डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में थे, जबकि NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में थे। पूरा एक्सप्लेनेशन कॉपी में लिखा हुआ है। और फिर बोला गया 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3-2 आयन। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। और आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर पूछा था। ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एक बन सकता है CO O- इस तरह से, एक बन सकता है CO-O और O- इस तरह से, और एक बन सकता है एक मिनट, इधर डबल बॉन्ड हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया,
और इधर C डबल बॉन्ड O और बाकी हो गया O माइनस O माइनस। तो इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बिल्कुल बन सकते हैं। 4th ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस थे ये टोटल 23 क्वेश्चंस ये थे क्लास 11th के सिलेबस से 2024 में। इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा 2024 के वो क्वेश्चंस जो 12th की एनसीईआरटी से आए थे। 23 क्वेश्चंस। देखो जब 11th और 12th को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये भी आइडिया रहेगा कि 11th से कितना पोर्शन आता है और 12th से। तो 2024 में 23 क्वेश्चंस थे 11th से। इसका मतलब बराबर बराबर रेशियो था, लगभग 50% 11th एंड 50% 12th। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12th के क्वेश्चंस दूंगा और ये काम केवल 2024 नहीं, ये काम मैं उल्टा चल रहा हूं। उल्टा कैसे? अभी मैंने 2024 शुरू किया है, इसके बाद 2023 के पहले 11th के क्वेश्चन, फिर 12th के, फिर 2022 के, 2021 के, 2020 के, ऐसे हम 2015 तक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक बच्चों, अगर आपको इनमें से किसी का भी कोई स्क्रीनशॉट लेना हो जो छूट गया हो तो जल्दी से मैं पीछे पेज करे दे रहा हूं, फटाफट ले सकते हो। एक ये था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था। आप वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ये था, एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले सकते हो। फिर ये था क्वेश्चन सब्लिमेशन वाला। एक ये क्वेश्चन था कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी टर्शियरी की सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन ये था मैचिंग टाइप का, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे थे। ये क्वेश्चन था रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है। एक ये क्वेश्चन था, ये मैंने क्लास में कॉपी में करवाया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसमें। इसके बाद एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम से। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स। ये था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये था मोल कॉन्सेप्ट, ये भी था मोल कॉन्सेप्ट, और ये भी था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने जो आपको बोला था कि 2025 से पहले पहले हम लोग 2015 तक के ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, लव यू, बाय बाय बच्चों।